नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से सिद्धांत और पृथ्वी की उत्पत्ति से जो दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलन में हैं, अद्वैतवादी संकल्पना या एक तारक संकल्पना। दूसरे प्रकार की हैं द्वैतारक सिद्धांत या द्वैतवादी संकल्पनाएं। आज हम चर्चा करेंगे एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पनाओं में इमैनुअल कांट की जो सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन हम कांट का यहाँ थोड़ा जिक्र करेंगे, केवल कांट के विषय में अभी हम देखेंगे। इमैनुअल कांट का गैस राशि सिद्धांत, जो कि 1755 में प्रतिपादित किया गया था। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट प्रेजेंटेड बाय 1755 जो है, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना या गैस राशि का जो सिद्धांत है, यह कांट के द्वारा प्रतिपादित है। श्रीमान इमैनुअल कांट जर्मनी के रहने वाले थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने अपनी जो ये परिकल्पना दी है, ये न्यूटन के जो मोशन लॉ हैं, गति के नियम हैं, उनसे प्रभावित लगती है, या इसकी स्पष्ट छाप इस पे देखने को मिलती है। कांट के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कार्य निम्न प्रकार से हुआ है। कांट को मतलब शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है, लेकिन हल्का सा देखेंगे। कांट ये कहता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले एक गैस का बड़ा गुबार था, बादल था, उसमें धूल के कण थे, अन्य कुछ पदार्थ थे, धुआं थे, धूल कण थे, डस्ट पार्टिकल, सारे कुछ जो थे उसमें, और उनसे किस प्रकार से एक हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, केवल हल्के रूप में उसको समझने का। तो सबसे पहले कांट कहते हैं कि ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ के कण विचरण कर रहते हैं। देखो, सबसे पहले कांट ने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित कुछ आद्य पदार्थ पहले से ही विद्यमान थे और वे संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार से विचरण कर रहे थे। समझ में आई पहली बात। कांट ये कहता है कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ, जैसे कि आद्य पदार्थ में जैसे अभी मैंने बताया गैस है, धुआं के कण हैं, धूल के कण हैं, ये सारे जो थे, सारे जो डस्ट पार्टिकल वगैरह, जो तमाम प्रकार के धूल धुआं के कण, पराग कण जो भी थे, ये सब पहले से ही मौजूद थे। इसके बारे में कोई स्पष्ट कांट ने नहीं बताया। फिर क्या हुआ, ये जो आद्य पदार्थ थे, ये कण ठंडे थे, स्थिर थे और बहुत छोटे छोटे थे प्रारंभ में। फिर कालांतर में क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अब यह उन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि वैसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब पहले स्थिर थे, तो फिर अचानक इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कालांतर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्वयं कणों में ही विद्यमान थी, वो बताते हैं, किंतु काफ़ी समय तक ये एक दूसरे के पास नहीं आए। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव बढ़ा, तब सभी कण पारस्परिक खिंचाव के कारण से एक दूसरे से टकराने लगे। कुल मिला के ब्रह्मांड में स्थित जो आद्य पार्टिकल थे, उनमें मोशन हुआ, गति हुई, गति से एक दूसरे से ये टकराने लगे। टकराने पर उनमें गर्मी पैदा हुई और गर्मी से कोणीय संवेग भी उत्पन्न हो गया। यहाँ तक समझ में आया। ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ थे, आद्य पदार्थ प्रारंभ में स्थिर, सूक्ष्म एवं स्टेबल अवस्था में थे। कालांतर में उनमें मोशन या गति उत्पन्न होती है, गति के कारण से कोणीय संवेग बल उनमें उत्पन्न होता है और टकराहट से गर्मी उनमें उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप सभी आद्य पदार्थ तप्त गैस के रूप में बदलकर तेजी से गतिमान हो गए। फलतः गैस राशि उत्पन्न हुई, जो कालांतर में नीहारिका में परिवर्तित हो गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण। परिणाम स्वरूप सभी आद्य पदार्थ जब उनमें गति उत्पन्न हुई तो तप्त हो गए, तप्त गैस के रूप में बदलकर तेजी से गतिमान हुए और परिणाम स्वरूप गैस राशि उत्पन्न हुई, जो कालांतर में नीहारिका के रूप में परिवर्तित हो गई। इसीलिए कांट के सिद्धांत का नाम भी आप देखो क्या है, इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। उन्होंने एक बड़े जैसे व्यक्ति जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति बीड़ी पीने के बाद अपना जो सिगार का जो धुआं के रूप में छोड़ते हैं, जो तो उस प्रकार का एक बड़ा एक आवरण जो था, उस प्रकार की कल्पना उन्होंने की है। जैसे व्यक्ति को धूम्रपान करने, सिगरेट पीने के बाद अपने मुंह से जो छोड़ता है और उसकी जो धुआं का बादल आपको दिखता है, उस प्रकार का एक बड़ा विशाल बादल जो था, वो उसकी गैस राशि थी कांट की। आधे पदार्थ के कण तप्त गैस बनकर हल्के हो गए। आधे जो पदार्थ थे
के जो कण थे तप्त गैस बनकर हल्के हो गए, जिससे उनके चक्कर लगाने की गति निरंतर तेज हो गई। तेज गति के कारण अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो गई, जिसके अनुसार पदार्थ केंद्र से छिटक कर दूर जाने लगे। इसमें वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। देखो एक एक करके उन्होंने बताया, पहले आधे पदार्थ माने, फिर उनमें गति मानी, गति से फिर उसमें कोणीय संवेग बल वगैरह उत्पन्न हुए, और फिर वो एक निहारिका के रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो गई। फिर निहारिका के जो कण थे वे तप्त गैस बन गए, फिर तप्त गैस के रूप में हुए, फिर वे हल्के हो गए, हल्के होने से उसकी जो चक्कर या गति जो थी वो बढ़ी। तेज गति के कारण अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल एक जब कोई चक्कर अपने स्थान पे कोई जो राशि है वो चक्कर बगैर तेजी से घूमेगी तो अपकेंद्रीय बल जो है अधिक हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अपकेंद्रीय बल के अधिक होने से जो हल्के जो पदार्थ थे उसके वो क्या कि बाहर की ओर उसमें चले गए, दूर चले गए। इसमें वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि हो गई। अब देखो फलस्वरूप आधे पदार्थ के मुख्य गैस पुंज की गति इतनी बढ़ गई कि विषुवत रेखा पर वह पदार्थ इकट्ठा हो गया, किंतु केंद्रों बहिर्मुखी शक्ति के कारण तप्त गैस राशि पुंज में छल्ले निकलने आरंभ हो गए, और एक एक करके 7 छल्ले निकल गए जो 7 ग्रहों के रूप में हुए। अब आप तो कुल मिला के उसको इस प्रकार से देखो कि वह जो गैस राशि थी वह घूर्णन करने लगी। घूर्णन करने के कारण से उसमें से कुछ पदार्थ जो उसके भूमध्य रेखीय भाग में स्थित थे वे अपकेंद्रीय बल की अधिकता के कारण से उसको छोड़ करके बाहर होने लगे। जैसे हम किसी एक चीज़ को तेज़ी से घुमाते हैं, ये तो आप ऐसा प्रयोग करके इसलिए देख सकते हो कि जैसे कोई घूमने वाली चीज़ है, जैसे कि मिट्टी बनाने का जो चाक आता है ना, जिस पे कुम्हार अपने बर्तन बनाते हैं, तो उस पर वो क्या करता है, किसी चीज़ को रखो और तेज़ी से उसको घुमाओ तो उस पर रखी हुई चीज़ चारों ओर फैल जाएगी या छिटक जाएगी, ये है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो जो राशि तेज गति से घूर्णन कर रही थी तो अपकेंद्रीय बल की अधिकता के कारण से उसमें छल्ले निकलना आरंभ हो गए। तत्कालीन समय तक 7 ग्रहों की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने 7 ग्रहों के बारे में ही जिक्र किया है, जबकि वर्तमान में 9 ग्रह। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल परिषद थी उसने एक ग्रह की मान्यता भी हटा दी, प्लूटो की, इसलिए वर्तमान में अब तो ग्रहों की जो संख्या के संबंधित वो मामला था वो तो केवल 8 ही रह गया है। इस प्रकार से ये सभी 8 ग्रह जो हैं ये निकले इनसे। इनमें से भी विषुवत रेखा पर आधे पदार्थ गैस के रूप में अधिक इकट्ठा हो गए, जिसे ग्रह का पिंड संभल न सका और एक वलयाकार छल्ला बाहर फेंक गया, जिससे उपग्रह की रचना हुई। और जो भाग बाहर निकले उनमें से फिर कोई और जो दूसरे भाग बाहर निकले वे उपग्रह कहलाए। देखो सबसे निहारिका जो आधे पदार्थ थे, निहारिका के रूप में वे गति हो गई, परिभ्रमण और घूर्णन गतियाँ उसमें उत्पन्न हो गई। अपकेंद्रीय बल की अधिकता से उसमें कुछ पदार्थ बाहर निकले जो ग्रह कहलाए, और ग्रहों से भी फिर वही गति हुई और ग्रहों से भी जो पदार्थ बाहर की ओर निकले वे फिर उपग्रह कहलाए। जितना बड़ा ग्रह था उसमें उतने ही अधिक छल्ले फेंके, जो बड़े आकार का पिंड था उसने उससे अधिक पदार्थ को बाहर निकाला, जिससे बड़े ग्रह के अधिक और छोटे ग्रह के कम उपग्रह बने। जैसे बृहस्पति है, आकार में बहुत बड़ा है तो उसके उपग्रहों की संख्या 12 है। पृथ्वी आकार में छोटा तो उसके उपग्रह की संख्या केवल 1 है, जो कि चंद्रमा है। प्रारंभिक गैस पुंज का अवशेष भाग सूर्य है, और जो शेष बचा था वह भाग लास्ट में जो अवशेष बचा वह सूर्य है। सभी ग्रह उपग्रहों का मूल स्रोत सूर्य है, इसलिए इन सब सम्मिलित पिंडों का नाम सौरमंडल है। इस सौरमंडल का विस्तृत विवरण आगे हम फिर देखेंगे, लेकिन मैंने प्रमुख रूप से आपको बताने का प्रयास ये किया है। 1755 के बाद अधिकांश विद्वानों ने इससे प्रेरणा ली। गुरुत्वाकर्षण और गति नियमों पर आधारित ये पहला सिद्धांत था। कांट ने अपना प्रयास तो यही किया था कि इसकी जो पूरी की पूरी जो रूपरेखा उसको समझाने का प्रयास किया था, गति नियमों पर आधारित बताई थी, और अपने सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कांट ने। अच्छा, इसमें दोष देखो एक बार। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि आधे जो पदार्थ थे वो कहाँ से आए, इसका कोई जवाब नहीं। आधे पदार्थ आप भी गए, पहले स्थिर थे, फिर उनमें गति उत्पन्न हो गई है, कोणीय वेग उत्पन्न होने की कल्पना, कोणीय संवेग की है, ये सब चीज़ें उन्होंने कल्पना की। आवेग की स्थिरता का सिद्धांत के नियम के ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि कोई चीज़ स्थिर है तो स्थिर रहेगी, फिर उसमें गति उत्पन्न कैसे हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि कणों के आपस में टकराने में कोणीय वेग लाने के लिए शक्ति कहाँ से आई और कैसे आई, इसका भी कांट ने कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। फिर हम इसमें देखते हैं कि निहारिका का आकार बढ़ा है, और वो किस प्रकार से बढ़ी, कैसे बढ़ी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा। और देखते हैं कणों को एक दूसरे से टकराने से ही कोणीय वेग लगातार चालू नहीं रह सकता, वरन उनमें कोणीय वेग को देने के लिए किसी बाह्य ताकत की भी आवश्यकता
पड़ती है। तो इस प्रकार से को जो कांट का जो सिद्धांत है उसमें ये प्रमुख कमियां देखने को मिलती हैं।